यूज, वो सुना आपने और समझा। अब उसका एक न्यूमेरिकल समझ लीजिए। कल मैंने आपको ये समझाया था क्वेश्चन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये वाली कहानी हमने सुनी थी। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा ही है, और अल्फा का मतलब होता है परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन। बट यहाँ क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। और सबको पता है, मैंने एसिटिक एसिड का एक स्टोरी आपको समझाई थी कि एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो बेंजीन सॉल्वेंट तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखता, लेकिन एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट होने के बाद भी, हालांकि उसको डिसोसिएट होना था, वाटर में वो डिसोसिएट हो जाता है, बट बेंजीन सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो वो एसोसिएशन कर जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसका डायग्राम बना के आपको समझाया। बेंजोइक एसिड भी ऐसा करता है, वो भी अपना डाइमर फॉर्म कर लेता है। अब डाइमर फॉर्म करेगा, एसोसिएशन होगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, ऐसे। जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3 COOH, ये नंबर ऑफ N, ये एसोसिएट हो गए। जैसे पॉलीमराइजेशन में हम पॉलीमर्स फॉर्मेशन करते थे उस तरह ये हो गया ऑल्टोइल। अगर इसके प्लेस पे आप बेंजोइक एसिड लोगे तो क्या फर्क पड़ना है, अरे वही कहानी है, C6H5 COOH, CH3 के प्लेस पे यहाँ आ गया C6H5, नंबर ऑफ N, ये एसोसिएट हो जाएंगे बेंजीन सॉल्वेंट में। ये दोनों ऐसा ही काम करते हैं। ये बन गया होल N। अब N की वैल्यू क्या होगी, अरे N की वैल्यू डाइमर है तो 2 होगी, एक ट्राइमर होगा तो N की वैल्यू 3 होगी। फार्मूला क्या यूज करेंगे एसोसिएशन में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, अल्फा का फार्मूला नहीं, वांटा फैक्टर का फार्मूला यूज करना, इसको हटा देते हैं। आई फैक्टर का फार्मूला क्या होगा एसोसिएशन के केस में, 1 माइनस अल्फा बाय N, ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वांटा फैक्टर का फार्मूला बनेगा। कल मैंने क्वेश्चन को लास्ट मोमेंट पर समझाते समय आपको बोला था कि वांटा फैक्टर का एक फार्मूला और है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, वांटा फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और वांटा फैक्टर का एक फार्मूला और है, नॉर्मल मोलर मास। किसी भी कंपाउंड का नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। अब भाई ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है, ऑब्जर्व मोलर मास होता है किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट मोलर मास, उसको बोलते हैं हम ऑब्जर्व मोलर मास। अब कौन से एक्सपेरिमेंट से आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं आज तक, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेस पे MB कैलकुलेट किया था, तो वो ऑब्जर्व मोलर मास है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मोलर मास पता कर रहे हैं। नॉर्मल मोलर मास किसको बोलते हैं, वो तो कैलकुलेट मोलर मास है, फार्मूला बेस्ड जो मोलर मास है, फार्मूला लिखो, उनके मोलर मास का सम करो, मोलर मास आ जाएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास और कैलकुलेट मोलर मास इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू MB पता कर रहे हो तो जरूरी है कि वो उसके इक्वल आ जाए, नहीं, क्यों, उसका रीजन है, कभी तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है और कभी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है, तो वांटा फैक्टर बदलेगा। हम एसोसिएशन का केस कर रहे हैं, इसलिए हम एसोसिएशन की बात करेंगे। एसोसिएशन के केस में ये आई फैक्टर का एक फार्मूला और दूसरा फार्मूला ये आपके सामने लिखा है, ये दो फार्मूला। अब हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से ये समझेंगे कि हमें एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे आई फैक्टर पता करें, कैसे उसका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पता करें, तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखूंगा, आप भी नोट करिए। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन को नोट करिए। आवाज आ रही है तो आवाज सुनकर नोट करिए, बोर्ड पर भी लिख रहा हूं, वहां से भी नोट करिए। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 25 gram of benzene C6H6। 25 ग्राम बेंजीन में हमने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया। ठीक, देन डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिप्रेस 1.62 Kelvin. If the value of Kf for benzene 4. देखूंगा भाई 4.9 केल्विन, ये Kf की वैल्यू है। न्यूमेरिकल मैं अपनी आवाज में बोल भी रहा हूं और बोर्ड पर भी लिख रहा हूं, आपको दोनों सुन करके देख करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन मैंने बोला है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये सॉल्वेंट है। डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो गया 1.62। इफ द Kf 4.9। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का परसेंटेज वाइज एसोसिएशन पता करना है। नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन को नोट करिए, फिर से रिपीट कर देता। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, then freezing point depression of solution is 1.62 Kelvin. If the value of Kf for benzene 4.9 Kelvin, calculate the association of benzoic acid. If dimer is formed, बेंजोइक एसिड ने डाइमर को फॉर्म किया है। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला बोर्ड पर लिखा है उसको यूज करेंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला पहले कौन सा यूज करें, ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये फार्मूला यूज करेंगे जो मैं ब्रैकेट में आपको लिख रहा हूं, बोर्ड पर देखिए, ये फार्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास और आई फैक्टर पता करेंगे। तो बेंजोइक एसिड का पहले नॉर्मल मोलर मास पता कर लें। तो बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास आप पता करोगे तो यहाँ लिख देता C6H5COOH। देखो भाई फालतू बात करने के बजाय सीधा लिखूंगा, आप सब पढ़े लिखे समझदार हो। बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास, इट मींस कैलकुलेटेड मोलर मास 122 ग्राम होता है। कार्बन 6, एक का 12, 6 का 72, हाइड्रोजन 6 है, उस 72 में 6 प्लस करिए, कार्बन फिर सिंगल 12 फिर प्लस करिए, 2 ऑक्सीजन 32 प्लस करिए, 122 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। इसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको क्या पता करना है? ऑब्जर्व मोलर मास। तो भाई ऑब्जर्व मोलर मास तो फार्मूला से कैलकुलेट होगा। फार्मूला क्या है? डेल टी एफ का, ये फार्मूला है। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला है भाई। इससे क्या पता करोगे? इससे ये एमबी पता करोगे, यही ऑब्जर्व मोलर मास आ जाएगा। करते हैं कैलकुलेट। डेल टीएफ बोलो, न्यूमेरिकल में ढूंढिए डेल टीएफ। ये लिखा डेल टीएफ, बोर्ड पर देखिए, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल टीएफ के प्लेस पे लिख दीजिए 1.62। केएफ की वैल्यू यहाँ लिखी है भाई न्यूमेरिकल में बेंजीन के लिए, ये 4.9, यहाँ लिख दीजिए 4.9 इंटू डब्ल्यूबी पता है आपको, ये लिखा है न्यूमेरिकल में 2 ग्राम, ये रख दिया। अपॉन एमपी तो पता करना है भाई आपको, इंटू 1000 अपॉन ये लिखा बेंजीन का वेट, ये लिखा है, ध्यान अगर है तो 25, ये नोट कर दिया। थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ, ये 25 से कैंसिल कर लीजिए, 40 आ जाएगा। चलिए अब एमबी को क्या करोगे? इस एमबी को यहाँ लाओ और इसको इसके प्लेस पे ले जाओ, तो एमबी पता चल जाएगा। एमबी इक्वल टू 4.9 इंटू 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 80 अपॉन 1.62। चलिए भाई आपकी और हेल्प कर देता, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 392 अपॉन 1.62। मेरे को इसका एक्यूरेट आंसर बताइए एमबी का। ये है ऑब्जर्व मोलर मास की कैलकुलेशन। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, मेरे को इसका आंसर बता दीजिए। ये यहाँ मैं लिख दूंगा कि इसका ऑब्जर्व मोलर मास आप इतना लाए हो, ताकि जो बच्चे ना ला पाए उनको पका पकाया हलवा मिल जाए। चलिए तो हम स्टडी कर रहे हैं, इसका ये सबूत है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। क्यों ऐसा किया? ये लास्ट में जब न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा तब आपको स्टोरी समझ में आएगी कि ये कितना अजब और गजब का न्यूमेरिकल है। 241.97 इसका ऑब्जर्व मोलर मास है, और इस फार्मूले में ला करके पुटअप करेंगे। जब इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे तो भाई बहुत सी चीजें बोर्ड पर से हटाना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल हटाऊंगा, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी केवल आपको इतना याद रखना है कि ये डाइमर है, डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। ये हटा दिया भाई मैंने, मेरे को जगह चाहिए बोर्ड पर, जो चीज लिखी होना चाहिए वो लिखी रहेगी। ये याद रखना कि उसने डाइमर फॉर्म किया। अभी पूरा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आप लेकर के आए हैं मेरे पास ऑब्जर्व मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास। इससे हम आई फैक्टर पता करेंगे। बच्चों ने आंसर बोल दिया है 122 अपॉन 241.97। ये इसका आंसर बनेगा। भाई आंसर क्या बोला है, जरा थोड़ा सा देख लें उस आंसर को। बच्चों ने बोला है, बच्चे तो बच्चे हैं, बहुत नालायक बच्चे हैं, 3rd राउंड तक गए ही नहीं, 0.50। हाँ अब आया आंसर सही। महक मोदी ने आंसर सही दिया। जरा भी कंजूसी करोगे तो एग्जाम के अंदर बैंड बच जाएगा। 504 इसका करेक्ट आंसर है, लिख दिया मैंने। ये आई फैक्टर आया। चलिए अब आई फैक्टर पता हो चुका है, फर्स्ट फार्मूले की इंपॉर्टेंस बोर्ड पर से खत्म। कौन सा फार्मूला बोर्ड पर से खत्म? देखिए बोर्ड पर से ये फार्मूला मैं हटाऊंगा, क्योंकि इसका अब इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है, आप इसको यूज कर चुके हैं, ये खत्म। अब चलिए दूसरे फार्मूले में यहीं पर रन करेंगे। आपको ये पता करना है कि परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या है।
तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन के लिए आई फैक्टर का सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। चलिए आई फैक्टर क्या लाए, यहाँ रखेंगे इस फार्मूले में 0.504 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। आपको पता करना है, एन की वैल्यू मेरे को पता है 2, क्योंकि उसने न्यूमेरिकल में बोला है डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है। बच्चों ने भाई आंसर बता दिया है, इसलिए फालतू हम अपनी इंटेलिजेंसी को ना बताते हुए बच्चों के आंसर को देखें। मानसी ने सबसे पहले आंसर दिया है 0.992। सादिया मूला ने ये हलवा नहीं है कि जिसे तुरंत जैसे ही बन जाए ठंडा करके खा लिया जाए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एग्जाम में उलझना पड़ेगा और उलझने के बाद ही आंसर आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल होता है। दूसरी चीज, मानसी ने मेरे को आंसर बताया है इसका 0.992, सभी का यही आंसर होगा। और जब मानसी ने कैलकुलेट कर लिया है तो इसी को परसेंटेज में बदल लें। 99.2% एसोसिएट हुआ है, एसोसिएशन ऑफ C6H5 COOH इन C6H6। कहानी खत्म हो गई भाई। अब ये सोचिए कि क्या नीट में इतना बड़ा न्यूमेरिकल आता है? क्या जेई मेंस में इतना बड़ा न्यूमेरिकल आता है? आता है। जेई मेंस में तो आएगा पक्का है इतना बड़ा न्यूमेरिकल। इसमें 3 फार्मूले यूज किए, वांटा फैक्टर का फार्मूला पहला, फिर दूसरा और फिर डेल TF का। 3 फार्मूले यूज करने के बाद आंसर आया, इसलिए पक्का जेई मेंस वाले मान के चलिए ये न्यूमेरिकल आएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। दूसरी चीज, नीट वाले ध्यान रखिए, आएंगे आपको भी। क्यों? कि आपसे वो कैलकुलेशन नहीं चाहता 1 मिनट में, वो चाहता है आपने होम प्रैक्टिस, घर पर प्रैक्टिस की या नहीं। क्योंकि आज अगर नीट वाले बच्चे ने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो उसको हर जगह के आंसर पता है। जैसे पहले आंसर आया था, राजवर्धन ने मेरे को बोला 242, मैं 242 लेकर भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने उसको वही रोक दिया कि नहीं, मेरे को राउंड अप नहीं, राउंड अप में आंसर 100% आ जाएगा। आ रही बात समझ में? और 100% डिसोसिएशन इसका हुआ नहीं था। तो 241.97 आपको पता होना चाहिए कि इसका आई फैक्टर, जब नीट का बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए, नीट के स्टूडेंट हमेशा सुन लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी है घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, उसके आंसर पता होंगे तो ही आप टिक कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करोगे उसका आंसर नहीं आना है। न्यूमेरिकल का तो स्पेशली नहीं आना है। क्यों? कि न्यूमेरिकल में तो टाइम लगता है। इसलिए यहाँ बहुत सी चीजें, नीट का बच्चा बायो को इतना याद कर लेता है, तो क्या मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल के आंसर याद नहीं रख सकता? रख सकता है, और रखना पड़ेगा। यहाँ कौन से आंसर याद करना है? अब आंसर याद करने के बाद कभी मिस हो गया, कोई डाटा चेंज कर दिए, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट तो याद हो कहाँ से कहाँ जाना है। ये याद रखिए 241.97 आएगा, ये याद रखिए, या वांटा फैक्टर ये आएगा, और लास्ट का आंसर याद रखिए कि इस न्यूमेरिकल का ये आंसर। और जैसे ही आप, मैं नीट के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही नीट के बच्चे को ये क्वेश्चन दिखेगा कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, उस बच्चे को याद आ जाना चाहिए कि इसका आंसर 99.2% एसोसिएशन है, तो ही उसकी कहानी एंड तक जाएगी। और साक्षी पवार को अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो वो 4 मार्क तो लेकर के आएगी। साक्षी पवार प्रेजेंट है या नहीं?
बोलिए। ठीक है, आज इसको मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समझिए, बायो वाले स्टूडेंट को ये कहानी आती है, लेकिन बायो वालों से भी जब मैं समझाने के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा तो वो भी इसमें उलझ जाएंगे। हो सकता है जो इसको ध्यान से समझे वही मेरे क्वेश्चन का लास्ट में आंसर दे। इस प्रोसेस का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है, बट इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? ये एक बीकर है, बीकर होता ही है, और इस बीकर के अंदर दो सॉल्यूशन है डिफरेंट कंसंट्रेशन के। चलिए भाई, ये बीच में एक पार्ट है, पोर्शन है, इसको आप बोलते हो सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। ध्यान से भाई, क्या नाम है इसका? सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। सभी जानते हैं बच्चे, मेम्ब्रेन तीन टाइप की होती है। एक मेम्ब्रेन परमेबियल, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल सब पास हो जाए, उसको बोलते हैं परमेबियल मेम्ब्रेन। अब ये बायो के हिसाब से स्टडी करोगे तो उसमें केवल ये बोलेंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को भी पास करती है परमेबियल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट के पार्टिकल को भी पास कर देती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर पार्टिकल ही पार्टिकल है, बस इसके अतिरिक्त क्या है। तो सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन वो होती है जो केवल पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट को पास करती है। ध्यान से समझिए कहानी को। ओनली पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट पास्ड थ्रू सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट के पार्टिकल को ये अपने में से पास नहीं करती। क्लियर? चलिए, मैंने लिख भी दिया। एक होती इम्परमेबियल मेम्ब्रेन, जो अपने में से किसी को नहीं जाने देती, ना सॉल्वेंट को ना सॉल्यूट को। बॉडी के अंदर होती है ऐसी, लिविंग थिंग्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनाइजेशन से अपनी बॉडी को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे मेट्रोजोआ हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सब में तीनों टाइप की मेम्ब्रेन होती है। तो हम सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से ओनली पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट को पास करे। अब ध्यान से आ जाइए, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझेंगे। ये सॉल्यूशन है, हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, बायो की नहीं। ये C1 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और C1 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है मतलब लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। C1 को हमने लोअर कंसंट्रेशन माना, तो लोअर हायर कंसंट्रेशन की भी बात कर लें। इधर सॉल्यूशन कैसा है? हायर कंसंट्रेशन। दोनों की शक्ल बदल दी भाई मैं। ये देखिए, ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका नाम क्या रखूं मैं? C2। ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। अब ये भी समझ लें कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है। लोअर कंसंट्रेशन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट मिनिमम हो, वो लोअर कंसंट्रेशन वाला। और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा हो, मैक्सिमम इन अमाउंट या ज्यादा हो, हायर हो, वो हायर कंसंट्रेशन। सिंपल सी थिंक है। बताओ, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो इसके अंदर ज्यादा कौन है? अरे इसके अंदर मैक्सिमम कौन है? इस C1 कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट एक्सेस है, सॉल्वेंट के पार्टिकल एक्सेस है, ये मतलब हुआ। और इसमें सॉल्वेंट मिनिमम है। ये स्टोरी है। स्टोरी सबको समझ में आई होगी, आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? व्हेन
two solution of different concentration separated by semipermeable membrane, then particle of solvent move from lower concentration to higher concentration. इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। फिर से एक बार रिपीट करूंगा डेफिनेशन। When two solution of different concentration separated by semipermeable membrane, then particle of solvent move from lower concentration to higher concentration, known as osmosis. अब बड़ा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को क्यों गए भाई? अरे यहाँ कंसंट्रेशन लोअर बोला मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल तो हायर थे ना, एक्सेस अमाउंट में थे सॉल्वेंट के पार्टिकल, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल तो सही चला ना। हायर कंसंट्रेशन, जहां उसका कंसंट्रेशन हायर है मतलब उसका अमाउंट एक्सेस है, उससे लोअर साइड में वो मूव करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्यूट के पार्टिकल का कुछ नहीं होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल दोनों अपने अपने कंटेनर में, अपने अपने साइड में। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन भी सुन लीजिए। प्रेशर प्रोड्यूस आर प्रेशर एक्सर्टेड ऐसा बोलते हो आप इंग्लिश में। प्रेशर एक्सर्टेड आर प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन two solution of different concentration separated by semipermeable membrane, then particle of solvent move from lower concentration to higher concentration, known as osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पाई से। और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला? पाई प्रोपोर्शनल टू सी, ये लिखा है फार्मूला, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन क्या है? अरे कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पर डिपेंड है मतलब वो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड है। सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के मोल पर डिपेंड है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने ये प्रूव कर दिया आज की डेट में कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो पाई प्रोपोर्शनल आर और टी कांस्टेंट पुट अप करेंगे, सी अपनी जगह रहेगा। तो इसको बदल के ऐसा भी लिख सकते हो, दुनिया इसको ऐसे लिखती, पाई इक्वल टू सी आर टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी कंसंट्रेशन आपको समझाया, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बताओ भाई यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों आ गया? अरे ये तो गैस का कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स है। आर इक्वल टू 8.314 इन जूल, लीटर एटीएम में 0.082, किलो कैलोरी में 2 इसकी वैल्यू होती है। तो बार बार इस यूनिट चेंज करोगे वैल्यू बदलती रहेगी आर की। जो भी आपको पुटअप करना वो देगा एग्जाम में। चलिए आर क्यों आया? ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हमने यूनिट को स्टार्ट करते समय आपको बोला था ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की यूनिट है, मतलब कंसंट्रेशन हायर नहीं होना चाहिए। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल एक्सेस हो बट सॉल्यूट के पार्टिकल मिनिमम हो, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मिनिमम लेस देन 5%, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ भी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। कंसंट्रेशन हायर करोगे राउल्ट्स लॉ बोल जाएगा, बैंड बच जाएगी उसकी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की यूनिट है, इसलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो बहुत मिनिमम होगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा?
डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज गैस। गैस में क्या होता है, ये गैस का कंटेनर, ये गैस का कंटेनर, इसमें मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल है गैस के, फ्रीली मूव करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टोरी भी तो यही है, ये सॉल्वेंट का एरिया है और सॉल्वेंट के एरिया में सॉल्यूट पार्टिकल मिनिमम है, तो फ्रीली मूव करेंगे ना। तो समझाने का आपको मतलब ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज गैस मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ आर की वैल्यू पुटअप किए। आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, सी का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ेंगे। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब तो होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर। तो एन का मतलब मोल और वी का मतलब वॉल्यूम, मोल पर लीटर इक्वल टू सी। तो भाई सी का मतलब क्या आ जाएगा, ये एन बाई वी यहाँ रख दो, तो पाई इक्वल टू सी का मतलब एन बाई वी, आर टी उसमें है। अब बताओ भाई, यहाँ एन लिखें, एन की वैल्यू लिखेंगे, एन क्या है, एन तो मोल है, और सॉल्यूट के मोल लाना है, तो सॉल्यूट के मोल क्या होते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, रख दीजिए यहाँ, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आ जाएगा, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वॉल्यूम अपॉन में है, वॉल्यूम लीटर में पुटअप करना, ध्यान रखिए। वाटर यहाँ जो भी वॉल्यूम होगा वो ml में पुटअप नहीं करना है, वॉल्यूम पुटअप इन लीटर इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सारी स्टोरी को ध्यान से सुनते चलिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अपॉन में वॉल्यूम है, यहाँ क्या लिख दूं, इनटू आर टी। ये फार्मूला आया भाई पाई का फार्मूला आ गया। अब पाई का फार्मूला क्या आया, ध्यान से समझिए, ये आ गया पाई का फार्मूला, बोलूंगा मैं इसको, ये पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हमको मोलर मास पता करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन के अंदर है, ये ऑब्जर्व मोलर मास है, कैलकुलेट मोलर मास नहीं है। ऑब्जर्व मोलर मास का मतलब होता है प्रैक्टिकल के थ्रू मोलर मास का कैलकुलेशन कर लेते हैं पता। एम बी इक्वल टू, इस एम बी को उधर ले जाओ, पाई इसको रिप्लेस कर देगा, तो डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू वी इंटू आर टी। इस फार्मूले से क्या पता करोगे, इस फार्मूले से आप पता कर सकते हो उस सॉल्यूट का मोलर मास जो उस सॉल्यूशन के अंदर बैठा हुआ है। तो हमने प्रूव किया ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रैक्टिकल से हमने एमबी को पता किया, ये ऑब्जर्व मोलर मास है, और ये जरूरी नहीं कि नॉर्मल मोलर मास के इक्वल हो, कभी ये इंक्रीज हो जाता है, कभी ये डिक्रीज हो जाता है, चेंज होगा, क्योंकि दो कारण है इसके, प्रैक्टिकल में एरर भी होता है, और प्रैक्टिकल का एक कारण और है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्जर्व मोलर मास कभी भी नॉर्मल मोलर मास के इक्वल नहीं होगा। कब, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में मिक्सिंग करने के बाद, या मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है डिसोसिएट हो गया, तो फिर ऑब्जर्व मोलर मास कैलकुलेट मोलर मास के इक्वल नहीं होगा। बट ऑब्जर्व मोलर मास नॉर्मल मोलर मास के भी इक्वल हो सकता है। थर्ड केस यहां लिखूंगा, नॉर्मल मोलर मास इक्वल टू ऑब्जर्व मोलर मास, कब, जब ना तो सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो और ना डिसोसिएशन हो, तब नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास के इक्वल आ सकता है। कहानी आपको समझ में आई होगी, ये यूनिट सॉल्यूशन की है।